हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य के बारे में बताऊंगी कि उनके सिद्धांत क्या थे, उनकी नीतियाँ क्या थी, व उनके विचार क्या थे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं डीयू से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक का जनक कौटिल्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? कौटिल्य को। इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 4वीं शताब्दी में प्राचीन भारत के ऐतिहासिक नगरी, जो कि आर्यवर्त के वैभव से संपन्न था, मगध साम्राज्य में हुआ था। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। पाटलिपुत्र के नंद राजा ने कौटिल्य का अपमान किया था। किसने किया था कौटिल्य का अपमान? नंद राजा ने। कहाँ के? पाटलिपुत्र के नंद राजा ने कौटिल्य का अपमान किया था, जिससे क्रोधित होकर कौटिल्य ने नंद वंश के समूल नाश की प्रतिज्ञा ली थी। अब कौटिल्य को गुस्सा आया तो उसने कहा था कि अब मैं इसके पूरे वंश का नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लास्ट में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री बनाकर नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। किसने? कौटिल्य ने। और वहां पे क्या किया? मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। अर्थशास्त्र रचना या फिर स्वरूप। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण है। पहले 5 अधिकरणों में राज्य के आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है। 6 से 13 अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंधों की विवेचना की गई है एवं शेष 2 अधिकरणों में राज्य के अन्य विषयों की चर्चा की गई है। जैसे हमारा संविधान है अभी का, उसमें भाग बांट दिया गया है, अनुसूचियां बांट गई है, ठीक उसी तरीके से अर्थशास्त्र था, उसका भी ऐसे वर्गीकरण किया गया था। उसमें अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भागों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र के चिंतन की परंपरा देखते हैं, इसमें क्या है? बृहस्पति अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। उनके अनुसार इस धरती पर अर्थ ही प्रधान पदार्थ है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य ने रचना की है, प्रतिपादित मतलब कि कौटिल्य ने क्या दिया है, क्या उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। इसमें क्या है? इसमें भी इसी अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया गया है। ठीक है, धर्म व काम की उपलब्धि इसी अर्थ पर आधारित है। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का अभिप्राय मनुष्य से बसी भूमि से है। ठीक है, अर्थशास्त्र वह है जिससे मनुष्य से बसी भूमि का लाभ, उसके पालन करने के उपायों का वर्णन भी किया गया है। अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र पर लिखी रचना है। अर्थशास्त्र प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का प्रशासन में क्या भूमिका है, तो यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत दिया है कौटिल्य ने? तो देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय की अवस्था को समाप्त करने के लिए हुई है। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का आधार समझौते को माना है। ठीक है, अगर समझौता होगा तो राज्य की उत्पत्ति होगी। मत्स्य न्याय में शक्तिशाली मानव व दुर्बल मानव में संघर्ष था। दंड व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य ने आपस में समझौता करके विश्वमान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। लोगों के अनाज की उपज का 6% तथा व्यापार से प्राप्त 10% भाग राजा के लिए देने का निश्चय किया गया, जिसके बदले राजा उनकी रक्षा करेगा। ठीक है, इजी लैंग्वेज में है, समझाना तो नहीं है इसमें कुछ। अब देखते हैं कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या था।
कौटिल्य ने मनुष्य की तरह राज्य को विभिन्न अंगों से निर्मित माना कि जो राज्य है उस मतलब किसने क्या किया, राज्य को अलग अलग अंग में बांट दिया। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं, जबकि आधुनिक समय में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं। ठीक है, वो 4 तत्व कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौटिल्य ने शरीर के अंगों के महत्व की तरह राज्य को विभिन्न अंगों में विभाजित किया है। ठीक है, जिस तरह शरीर में मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह राज्य में राजा या स्वामी सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो कि हेड होता है। इसी तरह कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न अंगों के महत्व को रेखांकित किया है। अब हम देखते हैं कि कौटिल्य के अनुसार स्वामी कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो राजा या स्वामी को शारीरिक, आत्मिक, मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से युक्त होना चाहिए, जिसे कौटिल्य ने आत्मसम्मत की संज्ञा दी है। ठीक है, कौटिल्य ने राजा के लिए दिनचर्या का निर्धारण भी किया है। दिनचर्या मतलब रूटीन कैसा होना चाहिए। उसने राजा के गुणों को महत्वपूर्ण मानते हुए उत्तराधिकार के संदर्भ में स्पष्ट कहा है कि राजा पद का उत्तराधिकारी वही व्यक्ति होगा जो राज्योचित गुणों व योग्यता को धारण करे। यानी कि इसमें वंशानुगत वाला सिस्टम नहीं है, जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। राजा के निम्नलिखित कर्तव्य हैं: प्रजाजनों का कल्याण, प्रजाजनों को कर्तव्य पालन की सीख देना, संयम बरतना व प्रजाजनों को प्रसन्न रखना। प्रजाजन मतलब नागरिक, जनता। विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक व अन्य कर्तव्य। ठीक है, अब हम आत्मा या फिर मंत्री के बारे में देखते हैं। उन्होंने क्या कहा है कौटिल्य ने राजा व अमात्य को गाड़ी के 2 पहिए की उपमा दी है, जो एक दूसरे के बिना बेकार है। ठीक है, कौटिल्य ने मंत्री परिषद के अध्यक्ष को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने मंत्रियों के वेतन का भी समर्थन किया कि मंत्री जो है वो काम करते हैं, राजा की हेल्प करते हैं, तो उन्हें वेतन भी मिलना चाहिए। कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यता का वर्णन किया। कोष। कौटिल्य के अनुसार कोष वृद्धि एक शक्तिशाली राज्य का आधार है, क्योंकि एक शक्तिशाली कोष के द्वारा ही एक चतुरंगिनी सेना का निर्माण किया जा सकता है। राजस्व वृद्धि के लिए कौटिल्य ने निम्नलिखित सिद्धांतों का निर्माण किया। पहला, परिपुष्ट सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार धन की प्राप्ति उद्योगों पर करारोपण द्वारा ही होती है। मतलब जो बड़े बड़े उद्योग है उन पे हम कर लगाते हैं, तब जाके राज्य के पास धन आता है। ठीक है, लेकिन शैशव काल या आरंभिक काल में ही कर नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जो उद्योग नया नया स्टार्ट हुआ है उस पर कर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जब वो जो उद्योग है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाए तब उस पर कर हम लगा सकते हैं। ठीक है, दौर्लभ्य का सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार ऐसे दुर्लभ सामग्री जो राज्य के लिए अत्यधिक उपयोगी हो उसे कर मुक्त रखना चाहिए। ठीक है, तीसरा, कर मुक्ति का सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार जीवन में ऐसे विशेष कारण होते हैं जिनके अत्यधिक महत्व के कारण मुक्त रखना चाहिए, जैसे विशेष संस्कार, व्रत, यज्ञ एवं दान, इन सब को कर से मुक्त रखना चाहिए। ठीक है, अब चौथा है दंड। प्राचीन भारतीय चिंतन को दंड नीति भी कहा गया है। ठीक है, अपराध के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए तथा गर्भवती स्त्रियों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब कौटिल्य कह रहे हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार दंड देने की व्यवस्था की, अर्थात एक ही अपराध के लिए कौटिल्य ने ऊंचे व्यक्ति को कम दंड देने का समर्थन किया। यानी कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, हायरार्की है, सोसाइटी बेस पे हायरार्की है। मतलब जो ऊंचे पद पे है उन्हें कम देंगे दंड, जो नीचे हैं उनके लिए दंड अलग से। मतलब दंड जैसे आज के टाइम में न्यायालय है वो सबको एक समान ही दंड देती है, एक जैसे अपराध के लिए एक ही तरीके का दंड। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भेदभाव है। कौटिल्य ने दैहिक, कापिक,
वह आर्थिक दंड का समर्थन किया है। ठीक है, दैहिक यानी कि मारपीट करके, कापिक मुझे ठीक से पता नहीं है। ठीक है, और आर्थिक दंड जैसे अभी लगता है ना, ट्रैफिक पुलिस वगैरह में हमें देना पड़ता है, ट्रैफिक रूल तोड़ने पे आर्थिक दंड लगता है किसी भी चीज़ में। वो दंड के अंतर्गत सेना को भी शामिल किया गया। इसके अंतर्गत हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चतुरंगनी सेनाएं आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं दुर्ग के बारे में क्या कहते हैं। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग का आशय राज्य की राजधानी है। ठीक है, दुर्ग को शासन के 4 समान भागों में विभक्त किया गया है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की विवेचना की है। पहला, औदिक दुर्ग, जो कि पानी से घिरा हुआ होता है। दूसरा, पार्वत दुर्ग, जो कि पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। तीसरा, धानवन दुर्ग, जो कि मरुस्थल प्रदेश में स्थित है। एवं चौथा, वन दुर्ग, बीहड़ जंगलों में स्थित है। ठीक है, प्रत्येक भाग का नियंत्रण नागरिक नामक अधिकारी करता था। अधिकारी का नाम ही इसने नागरिक रखा हुआ है। जनपद, कौटिल्य के अनुसार जनपद प्रशासन की एक इकाई थी। जनपद की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे, 10 गांव को मिलाकर के एक संग्रहण बनता था, 200 गांव को मिलाकर के खारवटिक, 400 गांव को मिलाकर द्रोणमुख और 800 गांव को मिलाकर के स्थानीय यानी कि निगम नामक नगर बसता था। ठीक है, ग्राम की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु ग्रामिक नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। संचालन कौन करता था? ग्रामिक। अधिकारी का नाम था ग्रामिक। सीमा विवाद की स्थिति में समाधान पंचग्रामिक नाम का अधिकारी करता था। जो लोग सीमा विवाद को लेकर को सुलझाते थे, ठीक है, वो जो अधिकारी थे उनको क्या बोलते थे? पंचग्रामिक। मित्र, कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति के लिए एवं विपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए मित्रों का होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि कौटिल्य के सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय पक्ष क्या है। मंडल सिद्धांत। अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। किसमें? अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में। मंडल का अर्थ है राज्यों का वृत्त। इसमें कुल मिलाकर 12 राज्य होते हैं। कौटिल्य के अनुसार अपने राज्य के विस्तार की इच्छा रखने वाला विजिगीषु कहलाता है एवं भौगोलिक दृष्टि से इसका स्थान मंडल के मध्य में होता है। ठीक है, जो राज्य का विस्तार चाहते हैं उन्हें क्या कह रहे हैं? विजिगीषु, जिनका स्थान होता है मंडल के मध्य में। विजिगीषु के सामने लगा हुआ राज्य उसका शत्रु होता है, इसलिए वह अरि कहलाता है। ठीक है, शत्रु क्या कहला रहे? अरि। अरि के सामने वाला राज्य मित्र कहलाता है, क्योंकि विजिगीषु का उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होता है। ये बोला है ना सर्कल है, तो ये कैसे चल रहा है सर्कल, उसको ध्यान में देखिएगा एक बार। मित्र के सामने वाला राज्य अरि मित्र कहलाता है, क्योंकि वह अरि का मित्र किंतु विजिगीषु का शत्रु होता है। ठीक है, अरि मित्र के सामने वाला राज्य मित्र मित्र कहलाता है, क्योंकि वह मित्र राज्य का मित्र होता है और इसी कारण विजिगीषु के साथ भी मित्रता होती है। यानी कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन, दोस्त का दोस्त दोस्त वाला यहाँ पे सीन चल रहा है। मित्र के सामने वाला राज्य अरि मित्र मित्र कहलाता है, क्योंकि वह अरि मित्र राज्य का मित्र होता है। विजिगीषु के पीछे स्थित राज्य को पार्षणी ग्राह कहा जाता है। यह भी अरि की तरह विजिगीषु का शत्रु होता है। पासनेर गाह के पीछे जो राज्य होता है उसे आक्रंदा कहा जाता है। यह विजिगीषु का मित्र होता है। आक्रंदा के पीछे स्थित राज्य को पासनिग्राहसार कहा जाता है, क्योंकि यह पाशनिग्राह का मित्र होता है।
पासनीर ग्रहसार के पीछे स्थित राज्य को आक्रंदासार कहा जाता है क्योंकि वह आक्रंदा का मित्र होता है। विजिगिषु और अरि राज्यों की सीमाओं से लगे राज्य को माध्यमा राज्य कहा जाता है। यह राज्य अधिक शक्तिशाली होता है। विजिगिषु और उसके शत्रु के मध्य कहीं भी स्थित राज्य को उदासीन राज्य कहा जाता है। युद्ध के समय यह पूर्णतः तटस्थ रहता है और शक्ति के दृष्टि से विजिगिषु, अरि और मध्यम तीनों से अधिक शक्तिशाली होता है। अब हम देखते हैं कौटिल्य की 6 नीतियां क्या क्या थी। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवाद को मुख्य माना। यथार्थवाद यानी कि सच्चाई, रियलिज्म। राज्य की सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि के लिए उसने निम्नलिखित 6 नीतियों का वर्णन किया है। कौन कौन सा? संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। ठीक है, अब इसमें देखते हैं संधि में क्या है। संधि 2 राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करना। दूसरा विग्रह, एक दूसरे की बुराई में संलग्न होना। तीसरा यान, आक्रमण करना। चौथा आसन, विशेष परिस्थिति की प्रार्थना में मौन बैठना। संश्रय, दूसरे के आशय में स्वयं को समर्पण कर देना। द्वैधी भाव, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संधि। 4 उपाय क्या क्या बताए हैं? साम, दाम, दंड, भेद। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही फेमस है। साम का अर्थ है शांति या समझा बुझाकर काम निकालना। दाम यानी कि धन देकर राज्य को अपने पक्ष में करना। तीसरा दंड, किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग करना या आक्रमण करना। और भेद, मित्र राज्यों या दूसरे राज्यों में फूट डालना। ठीक है, कौटिल्य ने दंड को अंतिम प्राथमिकता प्रदान की। यानी कि वो कहते हैं कि अगर साम दाम भेद से काम ना चले तब जाके दंड पे आना चाहिए हमें। ठीक है, कौटिल्य के सामाजिक विचार, इसमें देखते क्या है। कौटिल्य ने मनु के समान वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था मनु की तुलना में उदार है क्योंकि उसने वर्णों के कार्यों के स्थानांतरण की चर्चा की है। ठीक है, कौटिल्य ने पहली बार स्पष्ट रूप में महिलाओं को राज्य के उत्तराधिकार देने का समर्थन किया है। किस विचारक ने महिलाओं को राज्य में उत्तराधिकार देने का समर्थन किया था? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसका आंसर देंगे कौटिल्य ने। ठीक है, अर्थशास्त्र के प्रशासनिक विचार देखते हैं इसमें क्या है। 1 मिनट। कौटिल्य ने प्रशासनिक विभागों की संख्या 18 बताई है। ठीक है, प्रशासनिक विभाग कितने होंगे? 18 होंगे। कौटिल्य ने विधि व्यवस्था व नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य को 2 भागों में विभक्त किया है। पहला दुर्ग यानी कि पहले बताया था ना, दुर्ग यानी कि राजधानी। दूसरा जनपद। ठीक है, न्याय प्रशासन का उल्लेख करते हुए उसने विधि के 4 आधारों का वर्णन किया है। कौन कौन से? धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरित्र, चौथा शासन। कौटिल्य ने शासन संरचना के अंतर्गत गुप्तचरों को विशद महत्व दिया है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया है। ठीक है, तथ्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का उल्लेख किया है। पहला आन्वीक्षिकी यानी कि आध्यात्मक या दर्शन। दूसरा है त्रयी, धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान। तीसरा है वार्ता, कृषि पशुपालन तथा वाणिज्य विद्या। चौथा है दंड नीति यानी कि शासनकाल या राजविद्या। कौटिल्य के काल में रूपदर्शक एक ऐसा अधिकारी था जो मुद्रा की जांच पड़ताल के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, देखना कि जो मुद्रा है वो चलन में है, मतलब राजा की तरफ से ही जारी हुई है या फिर कोई फेक है। कौटिल्य ने राजा को दिनचर्या में दिन व रात को 8-8 भागों में विभाजित किया, जिसमें प्रत्येक भाग 1.5 घंटे का होता था। ठीक, उन्होंने अपने रूटीन में क्या किया? दिन और रात को 8-8 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, जिसका प्रत्येक भाग 1.5 घंटे का होता था। कौटिल्य के अनुसार राजा में 4 प्रकार के गुण होने चाहिए: अभिगामिक गुण, प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण, आत्मसम्मत गुण।
ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के न्यायालयों का विवरण दिया है। पहला जनपद संधि न्यायालय, दूसरा संग्रहण न्यायालय, तीसरा द्रोणमुख न्यायालय, चौथा स्थानीय न्यायालय। ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 17 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने रोजगार के 3 साधनों का उल्लेख किया है, जिसमें है कृषि, पशुपालन और व्यापार। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे विचारक के साथ आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू सो मच।